काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं और आतंकवादियों का चुन चुनकर शिकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में रह रहे अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, साथ ही अपने सहयोगियों को भी निकालेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अमेरिकी फौज को फिर से अफगानिस्तान भेजेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने आधिकारिक रूप से दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमलों में उनका हाथ है। अफगानिस्तान के मामले को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री की अगुवाई में विदेश मंत्रालय की टीम ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की स्थिति की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बताया कि वो अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, लेकिन मुख्य फोकस लोगों को वहां से निकालने पर है। अफगानिस्तान में हालात काफी खराब हैं, ऐसे में भारत का फोकस अपने लोगों को जल्द निकालने पर है। सरकार की ओर से बताया गया कि अफगानिस्तान में भारत सरकार की हेल्प डेस्क पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया है। जानकारी के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाले जाने के प्रयासों की तारीफ भी की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के लोगों को करीब 6.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सेक्टर 31 में बनने वाले सामुदायिक भवन गांव नाडा में जलापूर्ति लाइन और सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इन विकास कार्यों के शुरू होने से क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। साथ ही विधानसभा में पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण बिल पास होने से पंचकुला के विकास को नए पंख लगेंगे। हरियाणा सरकार 1 सितंबर से चौथी और 5वीं की कक्षाएं खोलने जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि परिस्थितियों को देखते हुए चौथी और 5वीं कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सही चलता रहा तो अगली कक्षाएं भी जल्द शुरू की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में हमने हर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। उधर पेपर लीक मामले पर हुड्डा ने कहा कि हमने सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच कराने में सरकार को संकोच क्यों है। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला किसान विरोधी है। सरकार ने गरीबों और किसानों के लाभ के लिए कोई फैसला नहीं किया। करनाल में गुरुवार को जेजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराए अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में जेजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं इस मौके पर कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी बातें करती है। कांग्रेस एकजुट होकर सड़क से सदन तक आम जनता की आवाज उठाती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को गुरुग्राम में कर्मचारी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों की बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों से और सदस्यों से सुझाव लिए गए। इस दौरान कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग निर्माण में लगे कर्मचारियों के उत्थान और उन्हें सरकारी योजना का फायदा दिलाने के लेकर भी चर्चा हुई। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में एक किस्सा साझा किया था, जिसमें पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम द्वारा उनके जैवलिन को लेने की बात कही गई थी। इस पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ था। अब नीरज चोपड़ा ने इस पूरे विवाद पर लोगों से बिना वजह इस मामले को तूल ना देने को कहा है। नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि थ्रो फेंकने से पहले हर कोई अपना जैवलिन वहां पर रखता है। ऐसे में कोई भी प्लेयर वहां से जैवलिन को उठा सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में कोरोना के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नागरिक अस्पताल में वार्ड को बच्चों के अनुकूल तैयार किया गया है। कोविड वार्ड एक कमरे को बच्चों के हिसाब से सजाया जा रहा है। मुख्य रूप से दीवारों के ऊपर कार्टून और खिलौने बनाकर बच्चों के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। हर कमरे की सज्जा एक प्रासंगिक विषय अनुसार की गई है। एक कमरे में छोटा भीम, मिक्की माउस, डोरेमोन और अक्षय ज्ञान देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में वर्णमाला बनाई गई है। गोहाना में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गोहाना नागरिक अस्पताल के डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने बताया कि जिले में अभी तक 90% वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। फतेहाबाद में स्कूलों में जाने वाले अनुसूचित जाति से संबंधित छोटे बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सीनियर मॉडल स्कूल में साइकिल मेले का आयोजन किया गया। मेले में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 2 दिन के इस मेले को एक ही दिन में समाप्त कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, बच्चों को साइकिल देने का प्लान बनाया है। किसानों को आंदोलन करते हुए 2 दिन तक चलेगा। आंदोलन में किसान नेता किसानों के साथ विचार विमर्श करके सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति बनाएंगे और 25 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह ने कहा कि हम पंजाब में केवल बीजेपी का ही विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने ही कानून बनाए हैं और अन्य पार्टियां हमारे समर्थन में हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। गुरुवार को टीकरी बॉर्डर पर पहुंचकर आर्य समाज और सिख प्रचारकों ने किसानों का हौसला बढ़ाया। सिंगो बॉर्डर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय किसान अधिवेशन बुलाया गया है, जहां देश भर के किसान नेता मिलकर आंदोलन को तेज करने के लिए अपने विचार रखेंगे और जो फैसले सिंगो बॉर्डर पर लिए जाएंगे वो टीकरी बॉर्डर पर भी लागू होंगे। वहीं भाकियों के महासचिव परगट सिंह ने कहा है कि वो बीजेपी का खुलकर विरोध करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में जाकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जींद के चाना कला गांव में किसानों ने सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में सभी धर्मों के लोगों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। किसानों से जुड़े 15 मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। वहीं सिरसा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत हत्याकांड में मुख्य आरोपी राम रहीम पर सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने वाली है, जिसे लेकर सिरसा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। डेरा सच्चा सौदा के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई है। बता दें कि पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। भिवानी हिसार रोड पर जाटू लोहारी गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। वीरवार शाम एक बस और ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस द्वारा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने घायलों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 25 लोग रोहतक पीजीआई रेफर कर दिए गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत और उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य अस्पताल पहुंचे और घायलों से जानकारी ली। झज्जर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर चलाया है। इस शिविर के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण देने का काम किया गया। देश में नई शिक्षा नीति के लागू होने के चलते खुलने वाले प्ले स्कूल के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में
आंगनबाड़ी वर्कर्स को हाइजीन किट भी बांटे गए। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी नीना खत्री ने बताया कि प्ले स्कूल से बच्चों को बहुत फायदा होगा। प्रशासन की भी यही कोशिश है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने की मुहिम तेज हो गई है, जिसके चलते महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से रादौरी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बुधवार से शुरू किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों को बच्चों के विकास और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाने की कला सिखाने का काम किया गया। गुरुवार को हिसार के स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा एमपीएचडब्ल्यू, एमपीएचएस और एसएमआई वर्ग के सैकड़ों पदों को समाप्त किए जाने के विरोध में सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम का ज्ञापन सिविल सर्जन को सौंपा। ब्लॉक प्रधान ने बताया कि एक तरफ तो सरकार इन कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर का दर्जा दे रही थी, परंतु अब सरकार उनकी सेवाएं समाप्त कर रही है। झज्जर में स्वास्थ्य कर्मियों का धरना 66वें दिन भी जारी है, जिसमें ठेका कर्मियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नए ठेकेदारों द्वारा इन कर्मियों को हटा दिया गया और नए कर्मियों को भर्ती कर लिया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन दिया। अनिल विज ने कर्मियों को वापस लगाने के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन फिर भी उनकी बहाली नहीं की गई। कर्मचारियों के मुताबिक अभी भी उनका केस चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लंबित है। रेवाड़ी में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कुछ निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। जब तक स्कूलों की कवरेज करने के लिए गए तो उन्हें धमकी मिली कि कोई उन स्कूलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद परियोजना के तहत प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक सभी स्कूलों के हेड और प्रिंसिपल को टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे सभी स्कूल मुखियाओं को सरकारी कामकाज जल्दी निपटाने और स्कूल का पूरा डाटा संभालने में मदद मिलेगी। अंबाला के 766 स्कूल मुखियों को मिलने वाले टैबलेट जिला शिक्षा सदन पहुंच चुके हैं। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इससे स्कूल स्टाफ का भी काफी समय बचेगा। अगर किसी स्कूल हेड को टैब चलाने में ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो वो क्लस्टर असिस्टेंट मैनेजर से ट्रेनिंग ले सकेंगे। सिरसा में छात्रों की परेशानियों को समझते हुए कॉलेजों में आवेदन प्रक्रिया की तिथि को बढ़ा दिया गया। अभी तक आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त ही थी, लेकिन हिसार रोड स्थित राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि को 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 4055 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 1554 आवेदनों को वेरीफाई किया जा चुका है। कैथल के गांव दुमाड़ा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। कोरोना की वजह से लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई पहले ही खराब हो चुकी है। अब स्कूल खुले हैं तो अध्यापक नहीं है, इसके लिए वह पहले भी अपना रोष जता चुके हैं। उस वक्त उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्द ही स्कूल में टीचर्स का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। पंचकुला का खड़ग मंगोलिया जुआरियों का अड्डा बन चुका है। खड़ग मंगोलिया में सट्टा खेलने और जुआ खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस लाख दावे करती हो कि जिले में सट्टा और जुआ बंद है, लेकिन इन वीडियो में पुलिस की भी पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं एसीपी सतीश कुमार ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच कराने की बात कही। पिछले 2-3 महीने से पेंशन न मिलने से परेशान मूर्थल गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में लघु सचिवालय पहुंचे। पीड़ित पेंशन धारकों ने बताया कि पेंशन न मिलने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बैंकों में पीएनबी बैंक में मर्ज होने के बाद पैदा हुए आईएफएससी कोड के झमेले में उलझ गए हैं। बता दें कि पीएनबी बैंकों में दूसरे बैंकों के 18 ब्रांच मर्ज की गई हैं। बैंकों का पुराना आईएफएससी कोड 30 जून तक वैध था।
पोर्टल पर पीएनबी का ही आईएफएससी कोड अपडेट किया जाना था, लेकिन पोर्टल पर अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण पेंशन धारकों को परेशानी हो रही है। सिरसा के गांव मीरपुर कॉलोनी में ग्रामीण एक बार फिर से आक्रोशित नजर आए हैं। कुछ समय पहले गांव मीरपुर कॉलोनी में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर के साथ जोड़ा गया था, लेकिन बीते दिनों बिजली निगम ने बिना किसी नोटिस के गांव की बिजली सप्लाई को पंजुआना ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दिया, जिससे गांव में बिजली व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई। इस सिलसिले में गुरुवार को ग्रामीण एकत्रित होकर सरपंच जगसीर के नेतृत्व में बिजली बोर्ड पहुंचे, जहां उन्होंने एससी को ज्ञापन सौंपा। सिरसा के बिजली विभाग में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने अब एसपी के नाम मांग पत्र भेजा है। सोहना में वन विभाग द्वारा 6 कॉलोनियों को दिए गए नोटिस के बाद हजारों की तादाद में लोगों ने कस्बा के तिकोना पार्क में एकत्रित होकर पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। लोगों का कहना है कि वह जमीन उन्होंने खून पसीने की मेहनत से खरीदी और अपना घर बनाया। वन विभाग अपना ये नोटिस वापस ले। यही नहीं, एसडीएम के ऑफिस में मौजूद नहीं मिलने के कारण लोगों ने इस बात का भी विरोध किया। वह ज्ञापन तभी सौंपेंगे जब एसडीएम खुद ज्ञापन लेने आएंगे। लोगों का कहना है कि हम किसी भी सूरत में मकानों को नहीं टूटने देंगे, क्योंकि वन विभाग द्वारा जो सर्वे किया गया था वह गलत था और अब नोटिस भी गलत दिए गए, इसलिए दोबारा से सर्वे किया जाए तभी नोटिस दिए जाए। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम हरियाणा के सिरसा के किसानों को रास आ रही है। सिरसा के किसान धान की फसल की बिजाई को छोड़कर अब दूसरी फसलों की बिजाई कर रहे हैं। पिछले काफी समय से सिरसा के साथ साथ हरियाणा के दूसरे जिलों से भी पानी की कमी की वजह से सरकार ने हरियाणा में किसानों को धान की बिजाई नहीं करने की अपील की थी। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि सिरसा जिले में करीब 16,500 किसान मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अब उन किसानों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब गांव स्तर पर ही कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर महिलाओं ने रोजगार स्थापित कर लिए हैं। वहीं ग्रामीण स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खोलने से ग्रामीणों को भी इसका काफी लाभ मिला है। कॉमन सर्विस सेंटर की संचालिका पूनम रानी ने बताया कि वो महिला शक्ति ग्रुप के सदस्य हैं। इस ग्रुप के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति मिली है, जिसके बाद आर्थिक रूप से मजबूत बनने का मौका मिला है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने बताया कि राज्य आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सहयोग किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के खेड़ी कलां सब डिवीजन कार्यालय पर वीरवार को कर्मचारियों ने यूनियन का चुनाव करवाया, जिसमें प्रवीण नागर को सर्वसम्मति से यूनियन का प्रधान चुना गया। कुरुक्षेत्र के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर काफी रौनक देखने को मिली है, जहां बाजारों में लोगों की काफी भीड़ थी। दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का सामान लेने पहुंचे। खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि वो इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वहीं दुकानदार भी खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि पिछली बार कोरोना महामारी के कारण बाजार बिल्कुल सुनसान पड़ गए थे, लेकिन इस बार बाजारों में ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। ट्रेन में नकली टीटी बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है। पकड़े गए पहले आरोपी ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति प्रकाश का नाम बताया था, जिसे जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी एसएचओ ने बताया कि मामले में दूसरे आरोपी ज्योति प्रकाश को चंडीगढ़ से काबू किया गया है। वहीं इस मामले में हमने 6 टीमें बना रखी हैं। वह आगे अलग अलग जगहों पर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि दूसरे आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। करनाल के सेक्टर 13 इलाके में बीते दिनों लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, लूटी गई स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद की है। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लुटेरे हवाई फायर करते हुए नजर आ रहे हैं।
सोनीपत में दिल्ली रोड पर पहाड़गढ़ के नजदीक लिवासपुर गांव के पास एक प्रवासी मजदूर ने देर रात पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महेश शर्मा यूपी हरदोई का रहने वाला है। मृतक करीब 8 साल से सोनीपत के वहालगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में किराए पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। परिजनों की माने तो मृतक महेश शराब का आदी था। मृतक महेश शर्मा पिछले कई दिनों से शराब पी रहा था और कई दिनों से फैक्ट्री भी नहीं जा रहा था। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत के असंध रोड पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो सुपरफास्ट 100 में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।